सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पीजेंट्स एंड फार्मर्स। इसकी आज तीसरी क्लास है। पिछली 2 क्लासेस में हम लोगों ने इंग्लैंड के छोटे किसानों और यूएसए में वीट फार्मर्स के बारे में जाना। आज जो है वो हम लोग ओपियम प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में इंडियन फार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे और ओपियम प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करें, टॉपिक को जाने, आप ये जान लो कि बैटल ऑफ प्लासी क्या था। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 1757 में लड़ी गई थी। उस समय सिराजुद्दौला, बीच बीच में हाइफन जाएगा, ठीक है। सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के लास्ट क्या थे, इंडिपेंडेंट नवाब थे, राजा थे। उन दिनों ब्रिटिश जो है वो बंगाल में क्या कर रही थी, अपना आधिपत्य जमा रही थी और किलाबंदी कर रही थी। जगह जगह पर किला बनाना, ये सब काम चल रहा था। तो सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। उसके फोर्टिफिकेशन को लेकर के, किलाबंदी को लेकर क्या किया, विरोध किया। इस पर क्या हुआ, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सरकार के बीच क्या हो गई, लड़ाई हो गई। ब्रिटिश सरकार की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो नेतृत्व कर रहे थे। मतलब ब्रिटिश सरकार की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे और नवाब जो थे सिराजुद्दौला वो लड़ रहे थे। दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी प्लासी में। प्लासी एक जगह है कोलकाता में, ठीक है, हुगली नदी से 150 किलोमीटर दूर है। तो लड़ाई हुई, लेकिन इस लड़ाई में चालबाजी करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने किया। मीर जाफर अली खान जो कमांडर इन चीफ थे नवाब की आर्मी में, सिराजुद्दौला की आर्मी में जो कमांडर इन चीफ थे मीर जाफर अली खान, इसको उन्होंने अपने पक्ष में मिला लिया। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने मिला लिया और फिर धोखाधड़ी कर ली। अपने ही आदमी ने क्या कर ली, कमांडर इन चीफ ने ही क्या कर ली, नवाब से धोखा कर ली। मीर जाफर अली ने ही क्या किया, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। और इस युद्ध में, बैटल ऑफ प्लासी के इस युद्ध में जो है वो हार होती है सिराजुद्दौला की। उसके बाद कलकत्ता पे ब्रिटिश सरकार का कैप्चर जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे क्या, बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश जो है वो जहाँ कहीं भी अपना अधिकार जमाती थी वहाँ के राजा की तरह ट्रीट करती थी कि भाई अब हम तुम्हारे राजा हो गए, तुम हमारी प्रजा हो, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे करो। अगर जमीन पे रह रहे हो तो उसका तुमको टैक्स देना होगा, खेती कर रहे हो तो उसका तुमको टैक्स देना होगा। हर चीज़ की कीमत वो तय करते थे और अपनी स्टेट की इनकम वो बढ़ाने का काम करते थे। तो चलिए थर्ड टॉपिक में क्या है वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। द इंडियन फार्मर्स एंड ओपियम प्रोडक्शन, भारतीय किसान और अफीम का पैदावार। Let us now move to India and see what was happening in the Indian countryside in the late 18th and early 19th century. तो चलिए अब हम लोग इंडिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया के ग्रामीण क्षेत्र में आखिरी 18वीं सदी में और 19th सेंचुरी के शुरुआती सदी में क्या हो रहा था। इंडिया में चलते हैं हम लोग और ये देखते हैं कि उस समय 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के शुरुआत में इंडिया में क्या हो रहा था, क्या घटित हो रहा था किसानों और पीजेंट्स के साथ। As you know, British rule was gradually established in India after the Battle of Plassey 1757. Over the period of colonial rule, the rural landscape was radically transformed. The British saw land revenue as a major source of government income. To build the resources of the state, efforts were made to impose a regular system of land revenue, increase revenue rates and expand the area under cultivation. As cultivation expanded, the area under forests and pastures declined. All this created many problems for peasants and pastoralists. They found their access to forests and grazing lands increasingly restricted by rules and regulations, and they struggled to meet the pressures of government revenue demand. तो जैसा कि आप जानते हो कि ब्रिटिश शासन का धीरे धीरे जो है वो फैलाव हो रहा था इंडिया में पूरी जगह, खास करके कोलकाता में। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ब्रिटिश क्या कर रही थी, कोलकाता में अपने पांव पसार रही थी। इस पीरियड के दौरान, मतलब 1757 के पीरियड के बाद, इस पीरियड के दौरान जो है जो ग्रामीण भूदृश्य था वो
उसमें बदलाव आ रहे थे, बड़े बदलाव आ रहे थे। ब्रिटिश ने देखा कि सरकारी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत जो है वो लैंड रेवेन्यू है। जमीन पर क्या करके, जमीन से लगान वसूल करके ये क्या कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो सरकार अपनी आय को बढ़ाने के लिए क्या करती है, ये जो लैंड रेवेन्यू था उसको रेगुलर करने की व्यवस्था जो है इन्होंने करी। उसके अलावा रेवेन्यू रेट्स बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा जमीन पर खेती की जा सके इसका उन्होंने ख्याल रखा। जैसे जैसे खेती का जमीन फैलता गया, खेती की बाउंड्रीज बढ़ती गई, इनका इनकम बढ़ता गया। लेकिन बदले में हुआ क्या कि फॉरेस्ट और पास्चर जो था, चारागाह और जंगल, उसका विनाश होना शुरू हुआ। इससे कई सारे प्रॉब्लम्स आए किसानों के लिए, पैस्टोरलिस्ट के लिए प्रॉब्लम्स आए। और अब जो है जंगलों में या ग्रेजिंग लैंड्स में इनकी पहुंच पर नियम कायदे कानून लगा दिए गए, कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। और गवर्नमेंट है कि किसानों पर लगान जमा करने के लिए हमेशा दबाव बनाए रखती है। बात समझ में आ रहा है? तो मेनली क्या हुआ कि 1757 के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, सिराजुद्दौला से जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश सरकार के एजेंटों ने क्या किया, अपना फैलाव, पांव पसारना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने लोगों से ज्यादा खेती करने के लिए क्या किया, कन्विंस किया। खेती करने से ये हो रहा था कि उनकी लैंड रेवेन्यू मिल रही थी उनको। खेती करते हैं किसान तो उनको जमीन का लगान दे रहे थे वो, तो लगान से इनका क्या हो रहा था, इनकम बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे खेती बढ़ रही थी वैसे वैसे पास्चर और फॉरेस्ट जो है उसकी संख्या में कमी आ रही थी। लोगों को पास्चर लैंड में, ग्रास लैंड में, जंगलों में घुसने नहीं दिया जा रहा था, उसके सामान का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा था, कई सारी पाबंदियां लगाई गई, है ना। और एक तरफ पाबंदियां लगाई गई, घुसने नहीं दिया जाने लगा, दूसरी तरफ खेती करने के लिए इजाजत दी गई, तो उस पर लगान वसूली के लिए हमेशा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती, दबाव बनाए रहती। इन द colonial period, rural India also came to produce a range of crops for the world market. In the early 19th century, indigo and opium were two of major commercial crops. By the end of the century, peasants were producing sugarcane, cotton, jute, wheat, and several other crops for export to feed the population of urban Europe and to supply the mills of Lancashire and Manchester in England. colonial period में जो रूरल इंडिया था तो उसने जो है वो वर्ल्ड मार्केट की मांग के अनुसार कॉलोनियल पीरियड में उन्होंने क्या किया, फसल उगाना शुरू किया। मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं, वर्ल्ड मार्केट में जिस फसल की डिमांड थी उस फसल को उगाने का काम ग्रामीण भारत में होने लगा। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में दो मुख्य फसलें उगाई जाती थी। किस लिए? एक्सपोर्ट के लिए, इंडिगो और ओपियम। इंडिगो अफीम को कहते हैं, ड्रग्स में भी इस्तेमाल होता है और लोग इसका नशा भी करते हैं। और सॉरी इंडिगो नील होता है, ओपियम अफीम होता है, ठीक है। इंडिगो नील होता है, इसका इस्तेमाल जो है वो उन दिनों वो सूत के धागों को रंगने के लिए किया जाता था। आई बात समझ में? तो उन दिनों जो है वो इंडिगो और ओपियम जो है वो मेनली दो कॉमर्शियल क्रॉप्स था। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी के अंत आते तक किसानों ने क्या किया, कॉटन, जूट, वीट और भी सारे क्रॉप्स जो है उसकी पैदावार करना इन्होंने शुरू कर दिया ताकि अर्बन यूरोप में क्या करी जा सके, इसकी एक्सपोर्ट की जा सके, यहाँ से भेजा जा सके। कौन कौन सा फसल उगाना शुरू किया? पहले कौन उगाते थे? इंडिगो और ओपियम। अपने लिए नहीं उगाते थे, ये भेजने के लिए ही उगाते थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनकी मांग की जाती थी, यूरोपियन कंट्रीज में इसका डिमांड होता था। और शुरुआत में अर्ली 19वीं सेंचुरी में इन्होंने इंडिगो और ओपियम उगाया और बाद आते आते 19वीं सेंचुरी के अंत आते आते इन्होंने कॉटन, जूट, वीट और भी सारे अदर क्रॉप्स जो है वो उपजाने शुरू किए ताकि इसको विदेशी मार्केट में क्या किया जा सके, भेजा जा सके, निर्यात किया जा सके। यूरोपियन कंट्रीज में जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अर्बन यूरोप में जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसको खिलाया जा सके। लंकाशायर और मैनचेस्टर में जो कपड़े की मिलें थी उनमें क्या किया जा सके, कॉटन को भेजा जा सके ताकि वहां पे कपड़ा तैयार हो सके। आई बात समझ में? तो ये सब फसल का जो ये उपजाई कर रहे थे, इनका मुख्य पर्पस था एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना। और निर्यात कहाँ कहाँ करते थे?
लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलों को निर्यात करते थे, कॉटन वगैरह रॉ मटेरियल देते थे और वहाँ पे कपड़ा तैयार होता था। और बाकी जो भी खाने वाला अनाज उनाज टाइप का फसल था, इसका इस्तेमाल भी वो लोग एक्सपोर्ट करने के लिए ही करते थे। और ये खाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो अर्बन पॉपुलेशन की डिमांड के अनुसार ही होता, उनके पेट भरने को ही होता था। आई बात समझ में? हाउ डिड इंडियन कल्टिवेटर रिस्पॉन्ड टू देयर एंट्री इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स एंड ट्रेड? तो इस तरीके से इंडियन, तो आखिर यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि इंडियन कल्टीवेटर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार से जुड़ने का अनुभव कैसा रहा। इंटरनेशनल कॉमर्स और ट्रेड से जो इंडियन कल्टीवेटर्स जुड़े, तो उनका अपना जो अनुभव था, उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो हम लोग जानेंगे। लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन क्रॉप। चलिए एक क्रॉप को हम लोग लेते हैं, क्योंकि आपने देखा कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में इंडिगो भी उपजा रहे थे, ओपीएम भी उपजा रहे थे। 19वीं सेंचुरी के अंत आते आते तक इन्होंने क्या उपजाना शुरू किया? कॉटन, जूट, वीट और भी दूसरे सारे क्रॉप्स, जो कि अर्बन कंट्रीज में, अर्बन यूरोप में क्या था, इनके डिमांड थे। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनेशनल कॉमर्स और ट्रेड से जो है वो इंडियन कल्टीवेटर्स जुड़े। इस क्रॉप्स के बहाने जो है वो इंडियन कल्टीवेटर्स जो हैं वो इंटरनेशनल कॉमर्स एंड ट्रेड से जुड़े। तो उनका क्या अनुभव रहा वो हम लोग जानेंगे। हम लोग एक क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्रॉप है तो सबका अलग अलग हिस्ट्री है, लेकिन हम लोग एक ओपीएम को लेकर पढ़ेंगे कि लेट अस टुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन क्रॉप। चलिए हम लोग एक फसल का क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, ओपीएम का हिस्ट्री लेते हैं, अफीम का हिस्ट्री लेते हैं, टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट कॉलोनियल रूल मीन टू पीजेंट्स। ये जानने के लिए कि कॉलोनियल शासन का पीजेंट्स के लिए क्या महत्व था। एंड हाउ द मार्केट ऑपरेटेड इन द कॉलोनीज। और उन दिनों जो है वो बाजार जो है, बाजार व्यवस्था कैसी थी, क्या थी, बाजार व्यवस्था कैसे काम करती थी, उन दिनों बाजार कैसे होता था, किसानों की स्थिति क्या थी इंडिया में, उस चीज को हम लोग जानेंगे ओपीएम ईटर को, ओपीएम प्रोड्यूसर को फोकस करते हुए। अ टेस्ट फॉर टी, द ट्रेड विद चाइना। इसको आप ध्यान से सुनना। अ टेस्ट फॉर टी, चाय का स्वाद और चाइना के साथ व्यापार, ये टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब दो ध्यान से सुनो। The history of opium production in India was linked up with the story of British trade with China. In the late 18th century, the English East India Company was buying tea and silk from China for sale in England. As tea became a popular English drink, the tea trade became more and more important. In 1785, about 15 million pounds of tea was being imported into England. By 1830, the figure had jumped to over 30 million pounds. In fact, the profits of the East India Company came to depend on the tea trade. तो जो ओपीएम का जो इतिहास है, ओपीएम का जो इतिहास है, ओपीएम प्रोडक्शन का जो इंडिया में इतिहास है, इंडिया में जो ओपीएम प्रोडक्शन होता था उसका इतिहास जो है वो ब्रिटिश ट्रेड विद चाइना से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश ट्रेड विद चाइना की कहानी से जुड़ा हुआ है। तो ब्रिटिश जो चाइना के साथ व्यापार करती थी उसकी कहानी और इंडिया में जो अफीम का प्रोडक्शन होता था, अफीम का उत्पादन होता था, इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। कैसे एक दूसरे से संबंधित है वो ये देखो। इन द लेट 18th सेंचुरी के अंत में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाइना से टी और सिल्क खरीद रही थी। क्या खरीद रही थी? टी और सिल्क खरीद रही थी और उसको इंग्लैंड में बेच रही थी। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, चाइना से उन्होंने क्या मंगाना शुरू किया, सिल्क और टी मंगाना शुरू किया और उसको इंग्लैंड के मार्केट में वो बेचती थी। ठीक है, अब इंग्लैंड में इंग्लिश ड्रिंक जो है वो चाय बन गई। चाय जो है वो इंग्लिश ड्रिंक बन गई। चाय लोग पीने लगे इंग्लैंड में, चाय की आदत लग गई उनको। और टी का व्यापार जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि 1785 में 15 मिलियन पाउंड्स जो है वो क्या करी गई, मंगवाई गई चाय और इंग्लैंड को भेजी गई या बेची गई। ठीक है, 1830 में ये हुआ कि ये फिगर जंप करके 30 मिलियन पाउंड्स हो गई।
आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चाय का डिमांड बढ़ता गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चाइना से क्या करने लगी, चाय मंगाने लगी। चाय और सिल्क दोनों मंगाती थी, लेकिन फिलहाल चाय को फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो चाय मंगाने लगी। 1785 में 15 मिलियन मंगाया जा रहा था, जहां वहां 1830s में 30 मिलियन तक ये बढ़ गया। अब मिलियन पाउंड जो होता है, 1 पाउंड इक्वल टू होता है 0.45436 kg। ये आप याद रखना, 0.45436 kg होता है। तो आप समझ लो कि 15 मिलियन पाउंड जो मंगाया गया, तो 6,81,540 किलो तो मंगा लिया गया। तो 1785 में 15 मिलियन मंगाया गया, 1830 तक ये आते आते कितना हो गया था, 2 गुना हो गया था, 30 मिलियन पाउंड हो गया था। इनफैक्ट जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाय के व्यापार में चला जाता, और बदले में ये कुछ खरीदते नहीं थे। चाइना वाले केवल बेच रहे थे, कुछ खरीद नहीं रहे थे। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, इससे एक समस्या आ गई। इंग्लैंड एट दिस टाइम प्रोड्यूस नथिंग दैट कुड बी इजिली सोल्ड इन चाइना। द कन्फ्यूशियन रूलर्स ऑफ चाइना, द मंचूज, were suspicious of all foreign merchants. They feared that the merchants would meddle in local politics and disrupt authority, so the Manchus were unwilling to allow the entry of foreign goods. अब इससे एक समस्या आ गई। इंग्लैंड जो है इस टाइम में ऐसा कोई क्रॉप प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, इंग्लैंड में ऐसा कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हो रहा था जिसको वो बेच के, चाइना को बेच के क्या कर सके, संतुलन बना ले। ठीक है, जो चाइना के जो कन्फ्यूशियन रूलर्स थे, मंचू, उनका कन्फ्यूशियन रूलर का क्या नाम था, मंचू। तो चाइना के जो कन्फ्यूशियन रूलर्स थे वो फॉरेन मर्चेंट्स को संदेह की दृष्टि से देखते थे, डाउटफुल नज़र से देखते थे। वो डरते थे कि कहीं ये मर्चेंट जो है वो लोकल पॉलिटिक्स में उन्होंने अगर हस्तक्षेप कर दिया, शासकों की सत्ता में अरंगा लगाने की कोशिश करी, तब क्या होगा। उनको क्या डर था, मंचूस को क्या डर था कि जो ये मर्चेंट्स हैं वो क्या करेंगे, लोकल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करेंगे और जो उनकी अथॉरिटी है, शासन तंत्र है, उसमें अरंगा लगाने का काम करेंगे। इसलिए मंचूस जो है वो फॉरेन गुड्स को अपने देश में नहीं आने देना चाहते थे। इन सच अ सिचुएशन हाउ कुड वेस्टर्न मर्चेंट्स फाइनेंस द टी ट्रेड। अब सवाल ये था, ठीक है वो अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन वेस्टर्न मर्चेंट जो थे उनको तो व्यापार करना था, उनके यहाँ तो चाय की डिमांड थी जो चाइना से मंगा रहे थे वो। तो ट्रेड का बैलेंस कैसे हो, चीन के साथ वे व्यापार कैसे जारी रखें, क्योंकि हाउ कुड दे बैलेंस देयर ट्रेड, बैलेंस कैसे जारी रखें। दे कुड बाई tea only by paying in silver coins or bullion. This meant an outflow of treasure from England, a prospect that created widespread anxiety. It was believed that a loss of treasure would impoverish the nation and deplete its wealth. Merchants therefore looked for ways to stop this loss of silver. They searched for a commodity they could sell in China, something they could persuade the Chinese to buy. तो इस सिचुएशन में वेस्टर्न मर्चेंट जो है वो चाय के व्यापार को कैसे जारी रख सकते थे, बैलेंस तो करना था उनको। इसलिए, और वैसे भी उन दिनों जो वो चाय खरीदते थे तो डायरेक्ट पैसा उनको देते थे। इंग्लैंड की जो सिल्वर क्वाइंस होती थी जिसको बुलियन कहा जाता था, वो डायरेक्ट किसके पास चला जाता था, चाइना के पास चला जाता था। लोगों को ये बहुत चिंता सताने लगी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो खजाना का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना के पास चला जाएगा। ऐसा माना जाने लगा कि अगर इसी तरीके से व्यापार चलता रहा तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो जाएगी, दरिद्र हो जाएगी, इसकी धन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसलिए मर्चेंट्स ने दूसरे सारे तरीके खोजे ताकि ये सिल्वर कॉइन जो जा रहा था उनके देश से चाइना में वो ना जा सके। उन्होंने एक ऐसी कॉमोडिटी की तलाश की जिसको चाइना में बेचा जा सकता था और चाइना को उस चीज को खरीदने के लिए राजी कराया जा सकता था ताकि बैलेंस बना रहे। ओपियम वॉज सच अ कमोडिटी, ओपियम ऐसी ही एक क्या थी, प्रोडक्ट थी, कॉमोडिटी थी। द पोर्तुगीज had introduced opium into China in the early 16th century. Opium was, however, known primarily for its medical properties and used in minuscule quantities for certain types of medicines. The Chinese were aware of the dangers of opium addiction, and the emperor had forbidden its production and sale except for medicinal purposes. तो ओपियम एक ऐसी क्या थी, उत्पाद थी
पोर्तुगीज ने सबसे पहले चाइना में ओपियम इंट्रोड्यूस कराया था। पोर्तुगीज चाइना लेकर गए थे ओपियम को अर्ली 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी के शुरुआत में जो है वो ओपियम को इंट्रोड्यूस कराने का काम, ओपियम से परिचित कराने का काम चाइनीज़ों को पोर्तुगीज व्यापारियों ने कराया था। ओपियम जो है वो शुरुआत में अपने औषधि गुण के रूप में जाना जाता था और बहुत कम इस्तेमाल इसका होता था मेडिसिन में। चाइनीज जो है इस ओपियम के एडिक्शन से, लत से वाकिफ थे, इसके खतरे से वो वाकिफ थे। इम्पेरर ने ओपियम के प्रोडक्शन पे मनाही कर रखी थी कि यहाँ पर ओपियम का प्रोडक्शन नहीं होगा, चाइना में कोई अफीम नहीं उगा सकता है ना, केवल उगाएगा भी तो मेडिसिनल पर्पज से, उसका इस्तेमाल मेडिसिन में होगा, कोई उसका कंज्यूमर नहीं बनेगा। लेकिन वेस्टर्न मर्चेंट जो थे वो उन्होंने मिड 18th सेंचुरी में क्या किया, इलीगल ट्रेड शुरू कर दी। गैर कानूनी ढंग से चाइना में क्या करने लगे, ये लोग बेचने लगे। इट वॉज अनलोडेड इन अ नंबर ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ साउथ ईस्टर्न चाइना एंड कैरिड बाय लोकल एजेंट टू द इंटीरियर्स। बाय द अर्ली 1820s about 10,000 carats were being annually smuggled into China. 15 years later, over 35,000 carats were being unloaded every year. तो वेस्टर्न मर्चेंट्स ने क्या किया, मिड 18th सेंचुरी के दरमियान जो है उन्होंने इसकी इलीगल ट्रेडिंग शुरू कर दी, स्मगलिंग करना शुरू कर दिया और चाइना के साउथ ईस्टर्न चाइना के कई सारे पार्टों में जो है, बंदरगाहों पर जो है वो इसका माल अब उतारा जाने लगा, स्मगलिंग वाला माल। 1820s के दशक में 10,000 कैरेट जो है वो स्मगल किया गया चाइना को, है ना। 15 ईयर्स के बाद ये बढ़कर कितना हो गया, 15 ईयर्स के बाद ये बढ़कर कितना हो गया, 35,000 हो गया। तो 1820s के दशक में जहाँ 10,000 कैरेट की स्मगलिंग होती थी, वहाँ पर 15 साल के बाद 1835 के आसपास जो है ये बढ़कर कितनी होगी, 35,000 कैरेट्स हो गई। वहाँ पर लोकल के द्वारा लोकल एजेंट होते थे, वहाँ पे उसको उतारा जाता था और चाइना में जो है लोकल चाइनीज एजेंट जो है वो क्या करते थे, इसको बेचने का काम करते थे। While the English cultivated a taste for Chinese tea, the Chinese became addicted to opium. People of all classes took to the drug shopkeepers and peddlers, officials and army men, aristocrats and paupers. Lin Jesu, special commissioner at Canton in 1839, estimated that there were over 4 million opium smokers in China. A British doctor in Canton put the figure at 12 million. As China became a country of opium addicts, British trade in tea flourished. The returns from opium sale financed the tea purchases in China. तो अब इधर जो है इंग्लैंड में अंग्रेजी लोगों को चाय की लत लग रही थी, चाय इनकी जुबान पर चढ़ गई थी, तो चाइना में लोग जो है वो क्या हो रहे थे, अफीम के शिकार हो रहे थे। हर समाज के सारे वर्गों में, ऊंचे नीचे, गरीब धनी, शॉपकीपर्स, पेडलर्स, ऑफिशियल्स, आर्मी मैन, एस्ट्रोकेट, पॉपर, सबको अफीम की क्या हो गई थी, लत लग गई थी। स्पेशल कमिश्नर कैंटन के स्पेशल कमिश्नर लिन जे सू ने अनुमान लगाया 1839 में कि 4 मिलियन ओपियम स्मोकर्स हैं चाइना में। 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोग जो हैं वो क्या हैं, चाइनीज स्मोकर, ओपियम एडिक्टेड हैं। किसने अनुमान लगाया, ये स्पेशल कमिश्नर कैंटन के लिन जेसू ने ये अनुमान लगाया। जबकि एक ब्रिटिश डॉक्टर थे कैंटन में, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि नहीं, ये 4 मिलियन ही नहीं 12 मिलियन है, 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है वो क्या है, एडिक्टेड हैं। अब चाइना जो है वो ओपियम एडिक्ट्स का कंट्री बनकर रह गया और लेकिन ब्रिटिश ट्रेड जो है वो क्या कर रही थी, फल फूल रही थी। जो ओपियम से जो इनको प्रॉफिट आ रहा था वो चाय के व्यापार के लिए क्या कर रहा था, पैसे फाइनेंस कर रहा था और दोनों में इस तरीके से क्या बन गई, संतुलन बन गई। अब जरा सा हम लोगों को लिन जेसू के बारे में जान लेने की जरूरत है कि लिन जेसू कौन थे, ठीक है। तो आपने जाना कि 1820s के दशक में 10,000 कैरेट जो है वो क्या करने जाने लगा, स्मगलिंग किया जाने लगा और 15 साल के बाद 35,000 हो गया था। तो इसकी एक पिक्चर जो है वो आपके सामने दी गई है, फिगर 19।
इसमें दिया गया है, दिस इज अ पेंटिंग बाय थॉमस डैनियल, एन इंग्लिश आर्टिस्ट हु केम टू इंडिया विद हिज नेफ्यू विलियम डैनियल इन 1786. द डैनियल्स वेंट फर्स्ट टू चाइना, स्टेड देयर फॉर अ while and then sailed from Canton in South China to India. The ship in which they came was registered in an Indian port and was engaged in trade in eastern waters. The illegal trade in opium with China was carried on in such ships. तो ये पेंटिंग जो है वो थॉमस डैनियल की है, एक इंग्लिश आर्टिस्ट हैं जो कि इंडिया आए थे अपने नेफ्यू विलियम डैनियल के साथ 1786 में। डैनियल जो है वो सबसे पहले चाइना गए थे, वहाँ कुछ समय इन्होंने बिताया और फिर चाइना से जो है वो साउथ चाइना से इंडिया आए थे। जिस शिप पर ये आए वो इंडियन पोर्ट के नाम से रजिस्टर्ड था और ईस्टर्न वाटर में ये व्यापार के काम में इस्तेमाल किया जाता था ये शिप। तो इस शिप पर चढ़कर वो साउथ चाइना से इंडिया आए और इसी शिप पर जो है वो ओपीएम भी लदा हुआ था। तो ये बताने के लिए कि इस तरह की शिप पर जो है वो स्मगलिंग का काम जो है वो होता था। अब हम लोग लिन जेसू के बारे में जान ले जरा सा कि लिन जेसू जो कि स्पेशल कमिश्नर थे कैंटन में 1839 में, उनके बारे में जान लेते हैं जरा। इन 1839 द चाइनीज एम्पायर सेंट Jesu to Canton as a special commissioner with instructions to stop the opium trade. After he arrived in Canton in the spring of 1839, Lin arrested 1,600 men involved in the trade and confiscated 11,000 pounds of opium. Then he forced the foreign factories to hand over their stocks of opium, burnt 20,000 carats of opium and blew the ashes to the wind. When he announced that Canton was closed to foreign trade, Britain declared war. Defeated in the Opium War 1837-42, the Chinese were forced to accept the humiliating terms of subsequent treaties, legalizing opium trade and opening up China to foreign merchants. 1839 में 1839 में चाइनीज के एम्पायर ने लिन जेसू को स्पेशल कमिश्नर बनाकर कुछ हिदायतें दे करके कैंटन भेजा। उन्होंने हिदायतें दी वहाँ के एम्पायर ने, चाइनीज एम्पायर ने, मंचूज ने, है ना, कि आप जाइए और वहाँ पे ओपीएम ट्रेड को रोकिए। अब ये यहाँ 1839 में पहुंचे कैंटन में, स्प्रिंग का सीजन था 1839 का। उन्होंने लिन जेसू ने क्या किया, 1600 लोगों को इस व्यापार में जो इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया, 11,000 पाउंड्स ऑफ ओपीएम को क्या किया, जब्त किया और फॉरेन फैक्ट्रीज को जो है वो क्या किया, धमकाया, उस पर दबाव डाला कि जो भी उनके पास ओपीएम है वो इनके हवाले करे। और इस तरीके से 20,000 कैरेट्स ऑफ ओपीएम जो है उन्होंने उनको जला दी और हवा में उसके राख को उड़ा दिया। जब उन्होंने कैंटन में विदेशी व्यापार पर रोक लगा दी तो ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। ये युद्ध चला 1837 से 1842 तक चला। चाइनीज की इसमें हार हुई और फिर जो है वो ह्यूमिलेटिंग शर्तों के आधार पर, अपमानजनक शर्तों के आधार पर चाइनीज को ओपीएम का जो ये जो व्यापार था उसको लीगलाइज करना पड़ा, कानूनी तौर पर एक्सेप्ट करना पड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो बिफोर द वॉर लिन रोट अ स्ट्रॉन्ग लेटर टू क्वीन विक्टोरिया क्रिटिसाइजिंग द ट्रेड इन ओपीएम। अब कड़े लफ्जों में इस युद्ध से पहले लिन जेसू ने क्या किया था, एक लेटर ऑफ एडवाइस लिखा था क्वीन विक्टोरिया को और इसमें जो है वो चीन में जो अफीम का व्यापार हो रहा था इसकी उन्होंने क्या करी थी, आलोचना करी थी। उन्होंने लेटर जो लिखा उसका एक अंश जो है वो आपके सामने पढ़ने को दिया गया है। वो लिखते हैं कि ऑल दोज पीपल इन चाइना हु सेल ओपीएम और स्मोक ओपीएम शुड रिसीव द डेथ पेनाल्टी। वी ट्रेस द क्राइम ऑफ दोज बारबेरियंस हु थ्रू द ईयर्स हैव बीन सेलिंग ओपीएम, देन द डीप हार्म दे हैव wrought and the great profit they have usurped should fundamentally justify their execution according to law। उन्होंने लिखा क्वीन विक्टोरिया को, चीन में अफीम की जो व्यापारी हो रही थी, तस्कर हो रहा था, उसकी आलोचना करते हुए उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को एक लेटर ऑफ एडवाइस लिखा। उसमें लिखा उन्होंने कि जो भी लोग चाइना में ओपीएम बेच रहे हैं, चाइनीज एजेंट भी थे ना जो कुछ लोग साथ थे, जो भी लोग चाइना में ओपीएम बेच रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, धूमपान कर रहे हैं अफीम का, उनको डेथ पेनाल्टी मिलेगी, उनको मृत्युदंड की सजा मिलेगी। हम लोग क्राइम की तलाश कर रहे हैं, उन बर्बरियन, उन असभ्य लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कई सालों से ओपीएम की खरीद बिक्री, उसका कंजम्पशन हमारे देश में कर रहे हैं और देश की बड़ी प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, हड़प रहे हैं, है ना।
तो ये जो गैर कानूनी तरीके से जो देश की प्रॉफिट वो हड़प रहे हैं, ये बात उनकी मृत्यु दंड को जायज़ ठहराती है। उसको जो मृत्यु दंड की सजा मिल रही है वो इसी कारण से कि वो जो देश की संपत्ति है उसको क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के धन को गलत जगह पे लगा रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि वी फाइंड योर कंट्री इज 60 or 70,000 ली फ्रॉम चाइना, येट देयर आर बारबेरियन शिप्स दैट स्ट्राइव टू कम हियर फॉर ट्रेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ ग्रेट प्रॉफिट। हम लोग पाते हैं कि आपकी कंट्री हमारे देश से 60 से 70 हजार किलोमीटर, 7 से 70 हजार माइल, किलोमीटर नहीं, माइल ज़्यादा होता है, 60 से 70 हजार माइल जो है वो क्या होता है, दूर है। फिर भी आपके देश से कुछ बारबेरियन शिप्स जो है वो यहाँ पर ओपियम की स्मगलिंग करते हैं और एक बड़ा प्रॉफिट जो है वो हासिल करते हैं। द वेल्थ ऑफ चाइना इज यूज टू प्रॉफिट द बारबेरियंस। और इस तरीके से चाइना का जो धन है, चाइना का जो वेल्थ है, चाइना का जो प्रॉफिट है वो बारबेरियंस के हाथों में चला जाता है इलीगली। दिस इज टू से द ग्रेट प्रॉफिट मेड बाय बारबेरियंस इज ऑल टेकन फ्रॉम द राइटफुल शेयर ऑफ चाइना। तो ये कहा जा सकता है कि बर्बर व्यापारियों द्वारा जो कमाया गया धन है वो वास्तव में चीन की संपत्ति है। बाय व्हाट राइट डू दे देन इन रिटर्न अस द पॉइजनस ड्रग टू इंज्योर द चाइनीज पीपल? लेट अस आस्क वेयर इज योर कंसाइंस। किस अधिकार से आपके लोग हमारे देश में आते हैं, हमारा धन भी ले जाते हैं और बदले में जहरीला दवा जो है वो हमें दे जाते हैं? आपकी समझदारी है कहाँ? I have heard that the smoking of opium is very strictly forbidden by your country. मैंने जाना है, मैंने सुना है कि आपके देश में ओपियम का कंजम्पशन जो है, ओपियम जो है अगर कोई स्मोक करता है तो वो बहुत सख्ती से उसकी मनाही की गई है। ये इसलिए क्योंकि इससे होने वाला नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसी बात से ये समझा जा सकता है कि आपने इसे क्यों जो है वो क्या किया है, फॉरबिडन किया है, मनाही की है। Since it is not permitted to do harm to your own country, then even less should you let it be passed on the harm of other countries, how much less to China. यदि आप अपने देश में नुकसान नहीं करना चाहते तो दूसरे देश को नुकसान करने का आपको अधिकार किसने दिया? भला चीन इस बला का शिकार क्यों बने? उन्होंने ऐसे कड़े लफ्जों में क्या करी थी, ओपियम की ट्रेड की निंदा करी थी। लेकिन हुआ क्या, जब ब्रिटेन ने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण नहीं कर दिया, युद्ध छेड़ दिया। जब 20,000 कैरेट्स को लिन जेसू ने जला दिया, हवा में उड़ा दिया और कहा कि भाई अब जो है वो फॉरेन ट्रेड नहीं होगा, फॉरेन ट्रेड पर रोक लगा दी गई। तो इस पर ब्रिटेन जो उसने क्या कर डिक्लेयर वॉर कर दिया और ये लोग जीत भी गए। और फिर क्या हुआ, जीतने के बाद फिर इसको लीगलाइज कर दिया गया। अब देखो, वेयर डिड ओपियम कम फ्रॉम, और ओपियम आता कहां से था? इंग्लैंड में तो बैन था, तो ओपियम आता कहां से था? ओपियम आता था इंडिया से। दिस इज वेयर द इंडियन पीजेंट्स कम इनटू द स्टोरी। यही वो जगह है जहां पर भारतीय किसान जो है वो इस स्टोरी में आते हैं। When the British conquered Bengal, they made a determined effort to produce opium in the lands under their control. As the market for opium expanded in China, large volume of opium flowed out of Bengal port. Before 1767, no more than 500 chests were being exported from China. Within 4 years, the quantities trebled. 100 years later, in 1870, the government was exporting about 50,000 chests annually. Supplies had to be increased to feed this booming export trade, but this was not easy. How could the cultivators be persuaded to grow opium? For a variety of reasons, they were unwilling to turn their fields over to poppy. तो अब जब रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया था, प्लासी का युद्ध जीत लिया, बंगाल पर कब्जा कर लिया, उन्होंने बंगाल पर विजय हासिल कर ली, तो उन्होंने डिटरमाइन कर लिया, तय कर लिया कि वो ओपियम की प्रोडक्शन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जमीन पर ओपियम की खेती करवाएंगे। अब तो उनके अधीन आ गया था, सिराजुद्दौला के नेतृत्व में कुछ था नहीं, सिराजुद्दौला अब राजा थे नहीं। तो इन्होंने तय कर लिया कि भाई अब जो प्रयास होगा वो खेती को बढ़ाने के लिए होगा और सारी जमीन पर क्या होगी, जो उनके कंट्रोल में है उस पर क्या होगी, ओपियम की खेती होगी। अब ओपियम का मार्केट वो तो फैल रहा था चाइना में, और ओपियम जो है वो बंगाल के पोर्ट से वो जानी शुरू हो गई थी। 1767 में 500 पेटियां जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट की गई इंडिया से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया।
4 सालों में ये क्वांटिटी 3 गुनी हो गई। पहले 500 चेस्ट था, 500 पेटी थी, 4 सालों में ये क्या हो गया, 3 गुना हो गया, यानी कि 1500 पेटी हो गई। 100 साल बाद 1870 में गवर्नमेंट जो है वो 55,000 पेटियां जो है वो क्या कर रही थी, एनुअली एक्सपोर्ट कर रही थी। अब मतलब जो दिनों दिन जो बढ़ता हुआ व्यापार था उसको कायम रखने के लिए अफीम का डिमांड बढ़ रहा था, उसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खेती होने की जरूरत थी। तो कल्टीवेटर्स को कैसे राजी किया गया ओपीएम के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि बहुत सारे कारणों की वजह से जो है वो भारतीय किसान जो है वो ओपीएम की खेती नहीं करना चाहते थे। कौन कौन से कारण थे वो हम लोग जानेंगे अब। फर्स्ट, द क्रॉप, इसको ध्यान से समझना कि कौन कौन सा कारण था, क्वेश्चन भी आएगा जिसकी वजह से ओपीएम प्रोडक्शन भारतीय किसान नहीं करना चाह रहे थे। फर्स्ट, द क्रॉप हैड टू बी ग्रोन ऑन द बेस्ट लैंड ऑन फील्ड्स दैट ले नियर विलेजेस and were well manured. On this land, peasants usually produced pulses. If they planted opium on this land, then pulses could not be grown there, or they would have to be grown on inferior lands where harvests were poor and uncertain. तो पहला रीजन था जो वो लोग ओपीएम प्रोडक्शन नहीं करना चाहते थे, वो ये था कि इस क्रॉप की उगाई के लिए सबसे बढ़िया जमीन चाहिए था जिसमें सबसे ज्यादा उर्वरकता हो। और गांव के लोग जिनके जहां घर थे लोगों के, गांव के पास जहां उर्वरकता जमीन थी, उस जमीन पर ये लोग क्या करते थे, दाल उगाने का काम करते थे। अगर इस जमीन पर ये लोग ओपीएम उगाते तो मतलब ये था कि घटिया जमीन पर जिसकी उर्वरकता कम है वहां पर इनको दाल उगाना पड़ता, और घटिया जमीन पर दाल उगाने का मतलब था कि फसल की कटाई जो होती वो कम होती, जितना अनाज उत्पादन होना चाहिए, जितना दाल उत्पादन होना चाहिए वो नहीं होता, और अनसर्टेन था कि होगा भी या नहीं होगा ये भी सर्टेन नहीं था। तो इसलिए वो लोग क्या नहीं करना चाहते थे, ओपीएम की प्रोडक्शन नहीं करना चाहते। तो पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन, मेनी कल्टीवेटर्स ओन्ड नो लैंड, बहुत सारे जो कल्टीवेटर से खेती करने वाले थे उनके पास जमीन ही नहीं थी। टू कल्टीवेट दे हैड टू पे रेंट एंड लीज लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स एंड द रेंट चार्ज ऑन गुड लैंड्स नियर विलेजेस वर वेरी हाई। सेकेंड रीजन ये था कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स के पास जमीन थी ही नहीं। अगर ओपीएम उनको उगाना होता तो उनके लिए क्या करना होता, जमीन कर्ज पे लेना, जमीन जो है वो किराए पर लेना पड़ता, और किराए पर लेने के लिए जो लोग कर्ज ले लेते थे लैंडलॉर्ड से, इनको जमीन क्या करना पड़ता था, किराए पर लेना पड़ता था। और जो रेंट चार्ज किया जाता था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा वो इतना ज्यादा होता था कि ये फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो दूसरा रीजन ये था कि इनके पास जमीन नहीं थी और जमीन के किराए के पैसे नहीं थे, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, द कल्टिवेशन ऑफ ओपीएम वाज अ difficult process. The plant was delicate and cultivators had to spend long hours nurturing it. This meant that they did not have enough time to care for other crops. थर्ड रीजन ये था कि ओपीएम की जो प्लांट होती है वो बहुत ही कोमल होती है और इसको नरिश करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए बड़ा ध्यान देना पड़ता है। इनफैक्ट हमेशा आपको एक आदमी यहाँ छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये था कि अगर ये सारा ध्यान अगर ओपीएम पे दे देंगे तो बाकी फसल जो उगा रहे थे उसका ख्याल कौन रखेगा। तो तीसरा रीजन ये था। Finally, the price of government paid to cultivators for the opium they produce was very low. और जो गवर्नमेंट इनको जो प्राइस दे रही थी ओपीएम इनको देने के लिए वो बहुत ही कम दे रही थी। It was unprofitable for cultivators to grow opium at that price. इस प्राइस में गवर्नमेंट को वो बेचना उनके लिए प्रॉफिटेबल था ही नहीं, नुकसानदायक था। तो 4 रीजन समझ में आया कि इन चारों रीजन से जो है वो इंडियन किसान जो है वो ओपीएम का प्रोडक्शन नहीं करना चाहते थे। How were unwilling cultivators made to produce opium? तो आखिर इस अनिच्छुक किसानों को ओपीएम उगाने के लिए कैसे राजी कराया गया। तो इसमें भी ब्रिटिश ने चाल चली। देखो क्या था चाल। Unwilling cultivators were made to produce opium through a system of advances. In the rural areas of Bengal and Bihar, there were a large number of poor peasants. They never had enough to survive. It was difficult for them to pay rent to the landlord or to buy food and clothing. From the 1780s, such peasants found their village headman Mahato giving them money advances to produce opium. When offered a loan, the cultivators were tempted to accept, hoping to meet their immediate needs to pay back the loan at a later stage. But the loan tied the peasants to the headman and threw him to the government. It was government opium agents who were advancing the money to the headman, who in turn gave it to the cultivators. By taking the loan, the cultivator was forced to grow opium on a specified area of land and hand over the produce to the agents once the crop
had been harvested. He had no option of planting the field with the crop of his choice or of selling his produce to anyone but the government agent, and he had to accept the low price offered for the produce. तो अब ये जो अनविलिंग कल्टीवेटर्स थे उनको राजी कैसे कराया गया, इसकी कहानी आप जानो। तो अनविलिंग कल्टीवेटर्स जो थे वो उनको मजबूर किया गया ओपीएम उगाने के लिए एक सिस्टम ऑफ एडवांस के जरिए अग्रिम राशि देने जाने लगा है, इसकी प्रणाली अपनाई गई और उनको ओपीएम उगाने के लिए क्या करी गई, मजबूर किया गया। बंगाल और बिहार के ग्रामीण एरियाज में बंगाल और बिहार के ग्रामीण एरियाज में जो है वो गरीब किसानों का ढेर था, बहुत सारे गरीब किसान थे। उनके पास जीने की जरूरत के हिसाब से भी पैसा नहीं होता था, जितना जरूरत होता था उससे भी कम ही पैसा होता था। तो उनको जो है इतना कम पैसा होता था कि वो लैंडलॉर्ड को किराया नहीं दे पाते थे, कपड़े भोजन तक नहीं खरीद पाते थे, इतना कम पैसा होता था, नहीं के बराबर पैसे होते थे। 1780s के बाद क्या हुआ, ऐसे किसानों को चिन्हित किया गया गांव के हेडमैन के द्वारा और इनको जो है वो पैसे एडवांस दिए जाने लगे कि आप ओपीएम उगाइए। इसी शर्त पे पैसा दिया जाता कि आप ओपीएम उगाओगे। जब इन लोगों को लोन ऑफर किया जाता तो ये लोग थोड़े लालची किस्म के हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि चलो अभी तत्काल काम चला लेते हैं, बाद में धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। लेकिन लोन जो था वो किसानों को हेडमैन से बांध रहा था और ये हेडमैन जो है वो गवर्नमेंट के एजेंट से बंधे हुए थे। गवर्नमेंट के एजेंट जो है वो इन हेडमैन को पैसा देते थे, हेडमैन जो है वो क्या करता था, इन कल्टीवेटर्स को पैसा देता था और इस तरीके से जितना भी कल्टीवेशन होता था ओपीएम का वो ये लोग क्या करते थे, हेडमैन को दे देते थे। उसी शर्त पर लोन ही दिया जाता था और ये हेडमैन जो है वो क्या करते थे, गवर्नमेंट के एजेंट को दे देते थे। गवर्नमेंट के एजेंट उसको पोर्ट पर ले जा करके चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। अब ये जो लैंड पर जो वो ओपीएम उगाने लगे तो जितना भी था वो उसको क्या करते थे, जितना भी कटाई होती थी सीधे एजेंट को दे दिया, हेडमैन को दे दिया, हेडमैन ने एजेंट को दे दिया और वो क्या करते थे, इसकी सप्लाई कर देते थे चाइना को। अपने मन का कोई दूसरा क्रॉप इन जमीन पर नहीं उगा सकते थे ये लोग किसान लोग, जो लोग एडवांस दे रखे थे, और बहुत ही कम प्राइस दिया जाता था इनको। किराया तो वसूल किया ही जाता था जमीन के मालिकों द्वारा, हेडमैन के द्वारा लोन तो लिया ही जाता था और बहुत कम इनका दाम लगाया जाता था। और ब्रिटिश ने क्या किया था, आप आगे पढ़ोगे कि इसको इलीगल कर दिया था ओपीएम के ट्रेड को, कि आप बेच नहीं सकते हो। अगर आपने उगाया है तो आपको सरकार को ही बेचना होगा, सरकार के एजेंट को ही बेचना होगा, हेडमैन को ही बेचना होगा, दूसरे व्यापारियों को आप नहीं बेच सकते हो। नतीजा क्या था कि जो गवर्नमेंट प्राइस ऑफर करते उन्हीं में इनको बेचना पड़ता और इसमें पूरी नहीं पड़ रहा था इनका। आई बात समझ में? तो ब्रिटिश ने क्या चली, चाल चली और ओपीएम उगवाया भी, लेकिन पैसे उतने बराबर में दिए नहीं। द प्रॉब्लम कुड हैव बीन पार्टली सॉल्व बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ओपीएम। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, गांव ये जो किसान थे उनकी परेशानियों का जो परेशानी जो थी वो सॉल्व किया जा सकता था अगर ओपीएम के प्राइस को थोड़ा बढ़ा दिया जाता गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। द गवर्नमेंट वाज रिलक्टेंट टू डू सो। गवर्नमेंट ऐसा करने में अनिच्छुक थी। इट वांटेड टू प्रोड्यूस opium at a cheap rate and sell it at a high price to opium agents in Calcutta, who then shipped it to China. This difference between the buying and selling price was the government's opium revenue. ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता था, किसानों के दुख दर्द को सुना जा सकता था अगर थोड़ी बहुत भी ओपीएम की दाम बढ़ा दी जाती, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करने में अनिच्छुक थी। वो चाहती थी कि ओपीएम उनको सस्ते रेट में मिले ताकि वो हाई रेट पर एजेंटों को बेच सके, कोलकाता में जाकर हाई रेट पर बेच सके, जो उसको चाइना में पहुंचाने का काम करते हैं। अब ये जो डिफरेंस था, कम पैसे में खरीद के ज्यादा से ज्यादा पैसे में चाइना को बेचना एजेंट्स के द्वारा, यही जो डिफरेंस होता था वो उनकी प्रॉफिट होती थी, वही उनका रेवेन्यू होता था, वही उनका लगान होता था, वही उनका इनकम होता था। द प्राइसेस गिवन टू द पीजेंट्स वर सो लो दैट बाय द अर्ली 18th century एंग्री पीजेंट्स बिगेन हेजिटेटिंग फॉर हायर प्राइसेस एंड रिफ्यूज टू टेक एडवांस। जो प्राइसेस गवर्नमेंट के द्वारा इन किसानों को दी जाती थी एजेंट्स के थ्रू, 18th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया, आवाज उठाने लगे ये लोग, भाई दाम बढ़ाइए, नहीं तो हम एडवांस नहीं लेंगे, हमने खेती नहीं करना। इन रीजन्स अराउंड बनारस कल्टीवेटर्स बिगेन गिविंग अप ओपीएम कल्टीवेशन। बनारस के इलाकों में ओपीएम प्रोडक्शन जो है उन्होंने कल्टीवेटर्स ने बंद कर दिया। दे प्रोड्यूस शुगर केन एंड पोटैटोज इंस्टेड। इसके जगह पे ओपीएम की जगह पर वो लोग शुगर केन और पोटैटोज उगाने लगे। मेनी कल्टीवेटर्स सोल्ड ऑफ देयर क्रॉप टू ट्रैवलिंग ट्रेडर्स पाइकार्स हु ऑफर्ड हायर प्राइसेस। और बहुत सारे कल्टीवेटर्स जो हैं वो अब हेडमैन को या एजेंट को नहीं बेच करके जो घुमंतु व्यापारी थे, ट्रैवलर
ट्रैवलिंग ट्रेडर्स हुआ करते थे उनको जो हाई प्राइस देते थे, गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता, जो प्राइस जो तय किया जाता था हेडमैन के द्वारा, उससे हाई प्राइस देते थे ये घुमंतु चलते फिरते लोग, चलते फिरते व्यापारी। और ये लोग जो है बनारस के आसपास के किसान जो है वो इन्हीं को क्या करने लगे, अपना सामान बेचने लगे। By 1773, the British government in Bengal had established a monopoly to trade in opium. No one else was legally permitted to trade in the product. By the 1820s, the British found to their horror that opium production in their territories was rapidly declining, but its production outside the British territories was increasing. 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी बंगाल में, उन्होंने क्या कर लिया था, इस व्यापार पर, ओपीएम के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। मतलब वही बेचेगा और दूसरा नहीं बेचेगा। कोई भी दूसरा अगर कोई इस प्रोडक्ट को बेचने की इजाजत नहीं थी कानूनन तौर पर से 1820 के दशक में। लेकिन ओपीएम प्रोडक्शन जो वो दूसरे क्षेत्रों में, इनके क्षेत्रों में क्या होने लगा, ओपीएम प्रोडक्शन इनके क्षेत्रों में कम होने लगा, जबकि दूसरे क्षेत्रों में जो है ब्रिटिश टेरिटरीज के दूसरे हिस्सों में, जिसमें जहां पर ब्रिटिश का अधिकार नहीं था, वहां पर ये खूब खेती होने लगी। क्योंकि दूसरे लोग जो है, दूसरे किसान जो है वो अब क्या कर रहे थे, खुद सप्लाई देते रहे थे। अब हेडमैन इनके बीच नहीं था, और हेडमैन से तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको बांधने का काम करती थी। तो जहां पर ब्रिटिश का शासन नहीं था वहां पर लोग, किसान जो है वो उगाते थे, और उगाने के बाद डायरेक्ट उन्होंने अपने ढंग से बेचना शुरू कर दिया और प्रॉफिट कमाने लगे। तो 1820 के दशक में जो है वो ब्रिटिश थोड़ी सी डर गई, क्योंकि इनकी एरियाज में, जो जिन एरियाज पर इनका कब्जा था, उस एरियाज में ओपीएम का प्रोडक्शन कम होने लगा, जबकि दूसरे एरिया में जो है वो, जैसे it was being produced in central India and Rajasthan within princely states that were not under British control. तो सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत और राजस्थान के प्रिंसली स्टेट्स में जो है इसकी उगाही, ओपीएम की उगाही की जाने लगी, जहां पर ब्रिटिश का शासन नहीं था। In these regions, local traders were offering much higher prices to peasants and exporting opium to China. अब ऐसे क्षेत्रों में, मतलब सेंट्रल इंडिया और राजस्थान के क्षेत्रों में जो लोकल ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, ज्यादा पैसा देते थे इनको, किसानों को क्या करते थे, ज्यादा पैसा देते थे, और वो उनसे खरीद कर क्या करते थे, चाइना को खुद सप्लाई करते थे। इनफैक्ट आर्म्ड बैंड्स ऑफ ट्रेडर्स वर फाउंड कैरिंग द ट्रेड इन द 1820s। इनफैक्ट जो ट्रेडर्स हुआ करते थे उनके पास हथियारबंद गार्ड्स हुआ करते थे, हथियारबंद गार्ड्स हुआ करते थे 1820 के दशक में, और अपने सिपाही लेकर वो जाते थे, व्यापारी जो है वो क्या करने जाते थे, ओपीएम खरीद बिक्री करने जाते थे। टू दिस ब्रिटिश ट्रेड, टू द ब्रिटिश दिस ट्रेड वाज इलीगल। लेकिन ब्रिटिश के लिए ट्रेड इलीगल था, उन्होंने एक अधिकार स्थापित कर रखा था अपने क्षेत्र में। इट वाज स्मगलिंग एंड इट हैड टू बी स्टॉप्ड। ये उनके लिए स्मगलिंग था, इनके क्षेत्र से बाहर है, लेकिन फिर भी इनके लिए क्या था, स्मगलिंग था, और इसे रोका जाना था। गवर्नमेंट मोनोपोली हैड टू बी रिटेन्ड। गवर्नमेंट की जो एक अधिकार थी उसको बनाए रखने की जरूरत थी। इफ इट देयरफॉर इंस्ट्रक्टेड इट एजेंट्स पोस्टेड इन द प्रिंसली स्टेट्स टू कन्फिस्केट ऑल ओपीएम एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। इसलिए गवर्नमेंट ने इजाजत दी अपने एजेंट्सों को, जो इन एरियाज में, दूसरे सारे एरियाज में इनके एजेंट्स हैं, उनको इजाजत दी कि आप जो है वो क्या करिए, इनको सीज करिए, ओपीएम को क्या करिए, कॉन्फिस्केट करिए, जब्त करिए, और उसको क्या करिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है। और फिर हुआ ये कि जहां जहां इन्होंने अपना एजेंट भेजा, जहां के राजा ने विरोध किया, उस पर हमला किया, उस पर कब्जा किया, और धीरे धीरे पूरा इंडिया पर कब्जा उन्होंने शुरू कर लिया। दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पीजेंट्स एंड लोकल लीडर्स कंटिन्यू एज लॉन्ग एज ओपीएम प्रोडक्शन लास्टेड। तो जब तक ओपीएम प्रोडक्शन चलता रहा, जब तक ओपीएम प्रोडक्शन चलता रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसानों और लोकल लीडर्स के बीच टकराव चलता रहा। तो चैप्टर आपका यही खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है। खैर जितना दे रखा है वो समझेंगे हम लोग। तो यहां पर ये टकराव चलता रहा जब तक हुआ। अब आगे है, वी शुड नॉट हाउ एवर थिंक दैट द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल पीजेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया वर लाइक दोज ऑफ द ओपीएम कल्टिवेटर्स। लेकिन इसका अर्थ हमें ये नहीं लगाना चाहिए कि कॉलोनियल इंडिया में सभी किसानों की हालत अफीम की खेती करने वाले किसानों जैसी ही थी। वी विल रीड अबाउट अदर एक्सपीरियंस ऑफ पीजेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया इन द लेटर चैप्टर। हम लोग जो है वो कॉलोनियल इंडिया में किसानों के अनुभव को दूसरे चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कंक्लूजन ये है इस चैप्टर का, जो तीनों हिस्ट्री को हम लोगों ने जाना, उसका कंक्लूजन ये है। देखो, इन दिस चैप्टर यू सॉ हाउ रूरल एरियाज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड चेंज इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीरियड। While looking at these changes, we must remember that their pattern was not the same everywhere. All sections of rural people were not affected in the same way. Some gained, others lost.
तो इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरीके से रूरल एरियाज जो है वो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों के जो रूरल एरियाज हैं वो कैसे बदले मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड में जो रूरल एरियाज है अलग अलग हिस्सों के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों के, उसमें कैसा बदलाव आया। जब हम लोग इन चेंजेस को देखते हैं तो हम लोग एक पैटर्न देखते हैं जो सब जगह सेम नहीं है, सब जगह का अलग अलग पैटर्न है। सारे ग्रामीण लोगों को एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा, सारे ग्रामीण लोगों पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ लोग बमबमाए भी, कुछ लोगों को लाभ भी मिला तो दूसरे सारे लोगों को नुकसान भी हुआ। नॉर वॉज द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सिंपली अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और मॉडर्नाइजेशन का जो हिस्ट्री है, मॉडर्नाइजेशन का जो इतिहास है, वो केवल ग्रोथ और डेवलपमेंट का शानदार कहानी नहीं रह गया। इट वॉज ऑल्सो ए स्टोरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इम्पोवरिशमेंट, इकोलॉजिकल क्राइसिस, सोशल रिवेलियन, कॉलोनाइजेशन एंड रिप्रेशन। ये समय था मॉडर्नाइजेशन के दौरान जो है वो विस्थापन भी हुआ, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान भी गए, गरीबी भी आई, इकोलॉजिकल क्राइसिस, पर्यावरण संकट भी आ गया, डस्ट बोल याद रखो, सोशल रिवेलियन भी हुए, सामाजिक जो है वो विरोधी भी हुए, औपनिवेशीकरण भी आया और दमन भी हुआ। वी नीड टू लुक एट दिस वेरिएशन एंड स्ट्रैंड्स टू अंडरस्टैंड द डाइवर्स वेज इन विच पीजेंट्स एंड फार्मर्स कन्फ्रंटेड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इस तरीके से बदलावों के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में पीजेंट्स और फार्मर्स ने इस तकनीक का मुकाबला जो है वो अलग अलग ढंग से किया। ठीक है, पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने किस तरीके से इसका ये किया, सब जगह अलग अलग था। जरूरी नहीं था कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ग्रोथ ही हो, डेवलपमेंट ही हो। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हुए। इम्पोवरिशमेंट आया, गरीबी आई, पर्यावरणीय संकट आया, सामाजिक विद्रोह हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इन सब के इतिहासों को हम लोगों ने अलग अलग जाना। कुछ लोग बमबमाए, कुछ लोगों का अच्छा हुआ, कुछ लोगों का बहुत बुरा हुआ। तो ये तीनों चैप्टर कह लो या तीनों सेक्शन कह लो इस चैप्टर का, यहाँ पे आपका खत्म होता है। आप रिवाइज करो, कहानी टाइप ही है, ज़्यादा दिक्कत तो होगा नहीं, है ना। नॉलेज के लिए पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं, जितना अच्छा हो सके रिवाइज करो। ठीक है, चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही।